हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत अभिनंदन है। मैं एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अपनी जमीन का प्लाट ब को बैनामे द्वारा बेच दिया। क्या कह रहा? अपनी जमीन का प्लाट ब को बैनामे द्वारा बेच दिया। बैनामे की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। क्या कह रहा? अपनी जमीन का प्लाट ब को बैनामे द्वारा बेच दिया। बैनामे की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। मैं अपनी 1328 वर्ग मीटर की जमीन जो कि पटना में है को बेचता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं अपनी 1328 वर्ग मीटर की जमीन जो कि पटना में है को बेचता हूँ। अब वह इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है कि जो जमीन 1328 वर्ग मीटर बेची गई थी उसका तात्पर्य दानापुर में स्थित जमीन से है। वास्तव में के पास जमीन का सिर्फ दानापुर में ही थी। क्या इस तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या कह रहा है कि अपनी 1328 वर्ग मीटर जमीन जो पटना में स्थित है को बेचता हूं। अब जो बा है इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है कि जो जमीन 1328 वर्ग मीटर की बेची गई थी उसका तात्पर्य दानापुर में स्थित जमीन से है। वास्तव में के पास सिर्फ दानापुर में ही जमीन है। क्या ब इस तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है? प्रस्तुत मामला साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 95 है उससे संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 95 है 95 उससे संबंधित है। 95 के दृष्टांत पर यह प्रॉब्लम आधारित है। किसी भी दस्तावेज की भाषा से दो प्रकार की त्रुटि हो सकती है। क्या कह रहा है? दस्तावेज की भाषा में दो प्रकार की त्रुटि हो सकती है, या तो प्रत्यक्ष होगी या फिर अप्रत्यक्ष होगी। प्रत्यक्ष त्रुटि ऐसी होती है जो दस्तावेज के देखने से ही प्रकट हो जाती है। क्या कह रहा है कि दस्तावेज में दो प्रकार की त्रुटि होती है, प्रत्यक्ष त्रुटि या अप्रत्यक्ष त्रुटि। जो प्रत्यक्ष त्रुटि होती है वह दस्तावेज को देखने से ही प्रकट हो जाती है। ऐसी त्रुटि को ठीक करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। क्या है कि दस्तावेज को देखने से ही प्रकट हो जाती है और ऐसी त्रुटि को ठीक करने के लिए साक्ष्य नहीं दिए जा सकता। जबकि अप्रत्यक्ष त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो दस्तावेज की भाषा को देखने से प्रकट नहीं होती, प्रतीक नहीं होती। मतलब दस्तावेज को देखने से ही पता नहीं चलता कि यह जो है गलत है, इसमें कोई त्रुटि है, और ऐसी त्रुटि को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जो देखने से ही प्रकट हो जाती है, तो ऐसी त्रुटि को ठीक करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। जबकि अप्रत्यक्ष त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जो दस्तावेज को देखने से प्रकट नहीं होती, जब उसको लागू किया जाता है विद्यमान तथ्य की परिस्थितियों के संबंध में वह ठीक लागू नहीं होती, तब उस तथ्य को ठीक करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। फिर क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या में अपनी जमीन का प्लाट ब को बैनामे द्वारा बेच दिया। बैनामे की मुख्य शर्तें थी कि मैं अपनी 1328 वर्ग मीटर की जो जमीन थी वह पटना में स्थित है को बेचता हूँ। अब ब इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है कि जो जमीन 1328 वर्ग मीटर की बेची गई थी उसका तात्पर्य दानापुर में स्थित जमीन से है। वास्तव में के पास दानापुर में ही जमीन थी, तो ब इस तथ्यों का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। तो कह रहा है कि 95 के अनुसार जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्वान तथ्य की परिस्थितियों के संबंध में अर्थहीन हो। क्या कह रहा है कि जब दस्तावेज में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह तो स्पष्ट हो किंतु जो वर्तमान तथ्य की परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत वह अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि स्पष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। क्या कह रहा है कि अगर दस्तावेज में प्रयुक्त जो भाषा है वह तो स्पष्ट है किंतु वर्तमान तथ्यों के जो तथ्य हैं, कह रहा है वर्तमान तथ्य के संदर्भ में वह अर्थहीन हो, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसका जो अर्थ है वह विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। प्रस्तुत समस्या में दस्तावेज की भाषा पूरी तरह से स्पष्ट है कि मैं 1328 वर्ग मीटर की जो जमीन पटना में स्थित हो को बेचता हूँ, किंतु यह विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन है क्योंकि प्रस्तुत मामले में की कोई भी भूमि पटना में स्थित नहीं है। वास्तव में वह भूमि दानापुर में स्थित है। क्या कह रहा है कि
उसकी भाषा स्पष्ट है कि मैं पटना में स्थित भूमि को बेच रहा हूं, लेकिन उसके पास पटना में कोई भूमि नहीं थी, जबकि दानापुर में उसके पास भूमि थी। तो कह रहा कि धारा 95 के अनुसार यहाँ साक्ष्य दिया जा सकता है कि भूमि का आशय दानापुर वाली भूमि के लिए है, क्योंकि पटना में उसकी कोई भी भूमि स्थित नहीं है। यहाँ पे जो अगर भूमि दोनों जगह होती, पटना और दानापुर में, तो यह साक्ष्य नहीं दिया जाता कि उसका जो मतलब है वह दानापुर भूमि को बेचने के लिए है। अगर दोनों में होता, पटना में होता और दानापुर में होता, तो साक्ष्य नहीं दिया जा सकता था कि उसका आशय दानापुर भूमि को बेचने था। लेकिन अगर भूमि केवल दानापुर में ही है और गलती से पटना वहां पे लिखा गया है, तो यहाँ पे मौखिक साक्ष्य द्वारा उसका खंडन किया जा सकता है, क्योंकि घटना में कोई भी भूमि स्थित है ही नहीं, तो भूमि दानापुर में ही स्थित है। वहीं इसी नाप की है, जो कि 1328 वर्ग मीटर, जिसका कि सौदा किया गया था। कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि पटना में कोई भूमि है ही नहीं, तो भूमि का आशय दानापुर भूमि से है, और दानापुर की जो भूमि है उसका नाप भी 1328 वर्ग मीटर है। इसलिए यह प्रस्तुत मामले में इस बात का साक्ष्य दे सकता है कि 1328 वर्ग मीटर की जो भूमि का आशय है वह दानापुर में स्थित भूमि से है। इसका साक्ष्य वह दे सकता है, मौखिक साक्ष्य, और यह ग्राह्य होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लोड करूंगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और ऐसे आपका लीगल ज्ञान बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाती हूँ और बहुत ही सरल भाषा में समझाती हूँ, जो कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप क्वेरी में जाकर इनबॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, थैंक यू।